तो आज की स्मैकडाउन में फिर से रैंडी ऑर्टन की नज़रें कोडी रोड्स की WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप पर थीं, जो कि वो पता नहीं कितने टाइम से रख कर बैठे हैं। तो WWE को भी अब ट्रिगर पुल कर देना चाहिए। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज भी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कोरी ग्रेव्स के ऊपर लास्ट वीक जो ब्रॉक लेसनर ने अटैक किया था, उसके बाद आज कोरी ग्रेव्स हमें कमेंट्री में देखने को नहीं मिले। तो शायद WWE ने कोरी ग्रेव्स को अब छुट्टियों पर भेज दिया है और आज उनकी जगह पर हमें बुकर टी देखने को मिले थे। बाकी बात करें स्मैकडाउन की स्टार्ट की, तो वो हमें पॉल हेमन के साथ देखने को मिलती है। मैंने बताया था कि क्योंकि अब कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का मैच क्राउन ज्वेल के लिए ऑफिशियल हो गया है, तो अब दोनों हमें दोनों ब्रांड में देखने को मिलेंगे। और क्योंकि सेथ रॉलिंस के पास अच्छी खासी फैक्शन है, तो वो भी इन्वॉल्व होने वाली है। यहाँ पॉल हेमन सबसे पहले तो कहते हैं कि स्मैकडाउन बस 2 ही घंटे की है, तो जो बैक स्टेज होंगे वो वेट कर रहे होंगे कि स्मैकडाउन का एंड टाइम पर हो। इसके बाद वो कोडी रोड्स की अंदाज में बोलते हैं कि व्हाट डू यू वांना टॉक अबाउट। बात तो यहाँ वो सेथ रॉलिंस की करना चाहते थे, लेकिन क्राउड रोमन रेंस के चैंट्स लगाता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि भाई रोमन रेंस को तो हमने क्लैश इन पेरिस में ही बजा दिया था, तो उनकी बात तो वो नहीं करने वाले। अब यहाँ लग रहा था कि पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर की बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलते ही हमें कोडी रोड्स की एंट्री देखने को मिल जाती है। यहाँ कोडी रोड्स थोड़ा रुक जाते तो शायद पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के बारे में थोड़ा बहुत खुलासा करते, पर शायद फिलहाल WWE भी नहीं चाहती कि ब्रॉक लेसनर के बारे में पॉल हेमन को ज़्यादा बोले, क्योंकि अभी के लिए तो इनकी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा जा रहा है। लेकिन हमारी तरह शायद कोडी रोड्स भी पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर की रिलेशनशिप के बारे में जानने में इंटरेस्टेड थे। इसके बाद वो कहते हैं कि भाई मैंने तुझे लास्ट रॉ में इडियट बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि तू तो बड़ा स्मार्ट बंदा है। यहाँ पॉल हेमन को कोडी रोड्स वो रसल पलूजा वाली पिक्चर दिखाते हैं जहाँ वो ब्रॉक लेसनर को अनाउंस कर रहे थे। यहाँ उनका कहना था कि भाई ये वो बंदा नहीं है जिसने पहली बार ब्रॉक लेसनर को अनाउंस किया है। तो भाई तेरी आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि तू फिलहाल ऑरेकल बना हुआ है सेथ रॉलिंस के साथ, और इससे पहले तू वाइसमैन भी था, और कहीं वो ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट से तो बात नहीं कर रहे। लेकिन पॉल हेमन इसके बाद बड़ा ही स्मार्ट सा आंसर देते हैं, जहां उनका कहना था कि भाई तू ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से बात कर रहा है। अब यहाँ पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर के बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन उनका कहना था कि ब्रॉक लेसनर अगर यहाँ होता तो सब डेंजर में होते। लेकिन वो कोडी रोड्स से ये ज़रूर कहते हैं कि तू तो अभी भी डेंजर में है, क्योंकि यहाँ पॉल हेमन अकेले नहीं आए थे। यहाँ हमें ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ कोडी रोड्स ब्रॉन बेकर से कहते हैं कि तूने कहा था कि तू रेसलमेनिया का फ्यूचर मेन इवेंटर है, और ब्रॉन बेकर की उम्र में वो भी पॉल हेमन गाय बनना चाहते थे। लेकिन यहाँ वो ब्रॉन बेकर को एडवाइस देते हैं कि पॉल हेमन किसी के लिए भी लॉयल नहीं है, और अगर है भी तो शायद वो तू नहीं है। कल जो रूमर्स आए थे ब्रॉन बेकर और ब्रॉक लेसनर के मैच के, शायद वो अब सच लग रहे हैं, क्योंकि आज इनके प्रोमो में लग तो ऐसा ही रहा है कि शायद ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन बेकर का मैच होने वाला है, जिसमें पॉल हेमन का तड़का लगाया जाएगा। वैसे इसके बाद कोडी रोड्स ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड पर अकेले ही अटैक कर देते हैं। शायद उन्हें लग रहा था कि अकेले वो दोनों को संभाल लेंगे, पर यहाँ कोडी रोड्स के पिटने की नौबत आ गई थी। जिसके बाद हमारे रैंडी ऑर्टन उन्हें बचाने के लिए आते हैं, और यहाँ ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड को बजा बजू के भगा दिया जाता है। लेकिन इसके बाद रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स की चैंपियनशिप को हाथ में लेते हैं, और यहाँ रैंडी ऑर्टन की नज़रें क्लियर लग रही थी कि उन्हें अब WWE का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनना है। पर इसके लिए रैंडी ऑर्टन को कोडी रोड्स को बचाना नहीं बजाना चाहिए। वैसे यहाँ वो कोडी रोड्स की चैंपियनशिप फिलहाल के लिए उन्हें वापस कर देते हैं। और इसके बाद हमें नेक्स्ट टैग टीम मैच देखने को मिलता है मिज मेलो और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में। अच्छा मैच हमें इनके बीच में देखने को मिलता है, लेकिन मिज और मेलो के बीच में फिर से टैग को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी, और मैच के एंड में तो कार्मेलो हिस बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रहे थे मिज से। वैसे यहाँ मिज को पिन करके स्ट्रीट प्रॉफिट्स की यहाँ विक्ट्री हो जाती है, लेकिन कार्मेलो हेस ने जानबूझकर पिन को ब्रेक नहीं किया। अगर वो चाहते तो पिन भी ब्रेक कर सकते थे। देखकर लग रहा है कि ये टेम्पररी टैग टीम की रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम तक चलने नहीं वाली। वैसे व्हाइट सिक्स भी यहाँ कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए थे, और यहाँ शायद स्ट्रीट प्रॉफिट्स को अब फ्यूचर में टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मौका मिलने वाला है। नेक्स्ट हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है बीफैब, मिचिन, जूलिया और कियाना जेम्स के बीच में। ठीक ठाक सा मैच हमें यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन कियाना जेम्स यहाँ मिचिन की आंखों में उंगलियां घुसा देती हैं, जिसके बाद जूलिया को टैग मिल जाता है, और यहाँ वो मिचिन को पिन करके मैच को जीत जाती हैं। वैसे WWE को यहाँ कुछ ढंग का करने की ज़रूरत है। ये मिचिन जूलिया वाली स्टोरी लाइन WWE पता नहीं कब तक चलाएगी। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर देखने को मिलते हैं। यहाँ NXT के सुपरस्टार जारिया और सोल रूका भी आते हैं, जिन्हें शायद वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए अब मौका चाहिए।
और अब क्योंकि WWE ने यहाँ टीज कर दिया है तो शायद बहुत जल्दी ये मैच होने भी वाला है। नेक्स्ट हमें ड्रू मैकिंटायर की एंट्री देखने को मिलती है, जो कि इंजर्ड लेग के साथ आए थे, क्योंकि रेसलपलूजा में उन्होंने अपने कर्म कांडों की वजह से अपना लेग इंजर्ड करवा लिया। अब यहाँ ड्रू मैकिंटायर का कहना था कि 2017 में उन्होंने यहीं इसी अरीना में रिटर्न किया था, जहाँ WWE ने NXT का टेक ओवर करवाया था, और इसी अरीना में उन्होंने रैंडी ऑर्टन को हराकर सेकेंड टाइम WWE चैंपियनशिप भी जीती थी। और उनका इरादा था कि यहाँ आज वो WWE चैंपियनशिप के साथ आएँ, लेकिन वो तो बेचारे ड्रू मैकिंटायर कर नहीं पाए। वैसे इसके बाद रेफरी के ऊपर पूरा ब्लेम डाल देते हैं ड्रू मैकिंटायर उनकी रेसलपलूजा की हार का। यहाँ उनका कहना था कि ये रेफरी भी कोडी रोड्स के साथ मिला हुआ था, क्योंकि कायदे से अगर उसके ऊपर अटैक हो गया था तो उसे मैच को डिस्क्वालिफिकेशन में एंड करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब यहाँ ड्रू मैकिंटायर पूरी WWE को करप्ट कह रहे थे। यहाँ उनका कहना था कि WWE में फिलहाल भ्रष्टाचार फैला हुआ है और अब तो वो खुद का इलाज भी खुद की ही मेडिकल टीम से करवाएंगे। वैसे यहाँ निक ऑल्डिस भी आते हैं, जो कि शायद WWE को डिफेंड करने आए थे। यहाँ निक ऑल्डिस का कहना था कि भाई अब तेरा ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ अचानक से हमें जेकब फाटू की भी एंट्री देखने को मिलती है, जो कि पहले तो रिंग में आके ड्रू मैकिंटायर के हाथों से माइक छीनते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि भाई तू हर हफ्ते बस कंप्लेन ही करता रहता है, वो भी तेरी खुद की गलतियों की। अब यहाँ ड्रू मैकिंटायर गुस्से में बौखलाकर सीधा जेकब फाटू के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन शायद वो भूल गए कि फिलहाल वो इंजर्ड हैं और ये उन्हीं पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि जेकब फाटू फिर ड्रू मैकिंटायर का वही लेग में लगा हुआ प्रोस्थेटिक निकाल कर उन्हें मारते हैं। तो फिलहाल के लिए तो जेकब फाटू ने ड्रू मैकिंटायर का मुंह बंद करा दिया। पता नहीं ड्रू मैकिंटायर सच में इंजर्ड हैं या फिर ये कोई WWE की स्टोरी लाइन चल रही है, पर जो भी हो आगे हमें ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटू की फ्यूड अप देखने को मिलेगी। लेकिन वैसे WWE फिलहाल फिर से ड्रू मैकिंटायर को घुमा फिरा के मिड कार्ड वाली फ्यूड में लेकर आ गई, जो कि बेचारे ड्रू मैकिंटायर के साथ पता नहीं कब से हो रहा है। उन्हें चैंपियनशिप के लिए मौका मिलता है, जिसके बाद वो हार जाते हैं और फिर उन्हें मिड कार्ड में डाल दिया जाता है। वैसे फिलहाल देखकर तो लग रहा है कि ये वाली फ्यूड अच्छी होने वाली है। वैसे इसके बाद सोलो सिकोआ का भी एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है, जहां इस बार वो जेसी मटेओ की तारीफ कर रहे थे। फिलहाल शायद WWE अभी बिल्डअप ही कर रही है इनके रिटर्न का। फिलहाल पता नहीं सोलो सिकोआ और उनकी टीम रिटर्न कब करेगी। वैसे नेक्स्ट सैमी ज़ेन का US टाइटल ओपन चैलेंज हमें देखने को मिलता है, जिसे NXT के सुपरस्टार जे वॉन आंसर करते हैं। वैसे यहाँ उन्हें क्राउड की तरफ से भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था। ये मैच भी वैसे काफ़ी अच्छा था और यहाँ जे वॉन की तरफ से हमें बहुत सारे हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिलते हैं, जो कि देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। बाकी बहुत सारे अच्छे मूव्स भी थे इस मैच में, लेकिन बात करें मैच के एंड की तो हेलुआ किक के साथ इस मैच में सैमी ज़ेन रिटेन कर लेते हैं। फिलहाल सैमी ज़ेन का रेन मैचेस वाइज तो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, पर सैमी ज़ेन को शायद अब एक तगड़ी फ्यूड की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमें स्मैकडाउन का मेन इवेंट नाया जैक्स, टिफनी स्टैटन और जेड कारगिल के बीच में देखने को मिलता है, और ये मैच वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए था। शायद इसीलिए WWE ने इसे मेन इवेंट में भी डाला था। मैच ये हमें अच्छा खासा सा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ बहुत सारी बॉस मूवमेंट थे। बाकी कुछ अच्छे मूवमेंट्स की बात करें तो यहाँ नाया जैक्स को जेड कारगिल और टिफनी स्टैटन टॉप रोप से एक सुप्लेक्स लगाती हैं, जो कि अच्छा लग रहा था। बाकी इस मैच में जेड कारगिल ब्लीड भी कर रही थी। एक तो हमें बड़ा ही घटिया सा और ऑब्वियस सा बॉच देखने को मिलता है, जहां टिफनी स्टैटन नाया जैक्स को पिन कर रही थी, लेकिन रेफरी बस 2 काउंट करके ही रुक जाता है, जिसके बाद नाया जैक्स को रियलाइज होता है कि उन्हें किकआउट करना है। सोचो मेन इवेंट में तुम्हारा चैंपियनशिप के लिए इतना बड़ा मैच है और तुम ये सब कर रहे हो। अच्छा हुआ WWE ने इस मैच को रेसलपलूजा में नहीं डाला, नहीं तो जो फिलहाल बेइज्जती हो रही है वो थोड़ी और बढ़ जाती। बाकी इस मैच के विनर की बात करें तो टिफनी स्टैटन ने यहाँ चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। इसके बाद यहाँ स्टेफनी बकार भी आती हैं, जिनके सामने हमें उनका कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है, और अब इनका मैच क्राउन जूल के लिए फिक्स भी कर दिया गया है। वैसे रिसेंटली ब्रॉक लेसलर के बारे में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है, जहां रेसलबोर्ड का कहना है कि ब्रॉक लेसलर अब बहुत टाइम के लिए हमें WWE में देखने को नहीं मिलेंगे, और हो सकता है कि शायद अब वो नेक्स्ट ईयर ही हमें देखने को मिले। बाकी WWE के प्लान्स कभी भी चेंज हो जाते हैं, तो बाद में कुछ भी हो सकता है। वैसे कमेंट में बताओ आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।